वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सीरीज 7 कर रहे हैं, जिसमें हम अपना अगला टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है स्थल मंडल पृथ्वी की संरचना। ठीक है, इसी तरह से जो है टॉपिक वाइज जो है आपके हिस्ट्री के और आपके किसके, आपके सिविक्स के, ठीक है ना, इन सब के जो है प्रैक्टिस सेट और आपके थियरी वीडियो कंप्लीट कराए जा चुके हैं जूनियर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जूनियर और सुपर टेट में ये आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो इनकी प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वाले जो है प्रैक्टिस सेट 7 को, जो है ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन। स्थल मंडल में कौन कौन शामिल है? तो स्थल मंडल में क्या क्या शामिल होता है आपका? भूपर्पटी और ऊपरी मंडल जो है स्थल मंडल मिल के कहलाते हैं, या फिर भूपर्पटी और निचला मंडल मिल के जो है आपका स्थल मंडल कहलाता है, या फिर मेंटल और कोर को मिलाकर हम स्थल मंडल कहते हैं, या फिर निचला मेंटल और बाह्य कोर को मिलाकर के स्थल मंडल कहा जाता है। तो आपको जो है इस तरह से एक संरचना जो है आप जानते होंगे। ठीक है, सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है ये पतला सा पार्ट होता है, इसको भूपर्पटी कहते हैं। इसके बाद आपका जो है मेंटल होता है दूसरा पार्ट, ठीक है, और तीसरा होता है कोर। मेंटल में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऊपरी मेंटल और एक होता है निचला मेंटल, और कोर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाह्य कोर, एक होता है आंतरिक कोर। ठीक है, तो ये तो आपने देखा ही होगा। तो जो आपका स्थल मंडल होता है ये कौन सा होता है? तो स्थल मंडल जो है किसको कहते हैं? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल का जो भाग मिलके बनता है इसी को बोला जाता है स्थल मंडल। ठीक है, तो ये भूपर्पटी हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके आपका समझ लीजिए ऊपरी मेंटल वाला जो पार्ट है इसी को जो है आप क्या कहते हो? इसी को आप स्थल मंडल कहते हो। ठीक है, तो स्थल मंडल में कौन कौन शामिल है? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। ठीक है, जबकि मेंटल जो है ये आपका एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल दोनों होता है। ठीक, तो ऊपरी मेंटल जो है कौन सा है? ये आपका स्थल मंडल में शामिल हो गया भूपर्पटी के साथ में। ओके, तो ये आप जो है अंतर याद रखिएगा कि भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है यही मिलाकर क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दुर्बलता मंडल या फिर एस्थीनोस्फीयर जो है ये क्या होता है? मेंटल का ये ऊपरी भाग होता है, मेंटल का निचला भाग होता है, क्रोड का ऊपरी भाग होता है, या फिर क्रोड का निचला भाग, यानी कि क्रोड का बाह्य भाग या फिर क्रोड का आंतरिक भाग। ओके, तो जो दुर्बलता मंडल होता है ये भी आपका कौन सा होता है? ये आपका मेंटल का ऊपरी भाग होता है। ओके, तो ये जो दुर्बलता मंडल होता है ये आपका मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है इसी को दुर्बलता मंडल या फिर एस्थीनोस्फीयर कहा जाता है। ओके, तो ये जो देखिए आपको यहाँ पे इस फिगर में आपको समझ में आएगा कि मेंटल का ऊपरी भाग कहाँ पे है। तो ये आपका भूपर्पटी हो गया, सबसे पतली, लगभग 35 किलोमीटर की इसकी जो है ये गहराई होती है। ठीक है ना, इसके बाद आपका यहाँ से ऊपरी मेंटल होता है 35 से 700 किलोमीटर तक। तो ये जो ऊपरी मेंटल का यही जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसी को जो है आप क्या बोलते हो? इसी को आपका दुर्बलता मंडल बोला जाता है। उसके बाद आपका निचला मेंटल हो गया 700 से 2900 तक। उसके बाद लगभग 3500 जो है किलोमीटर तक की जो है क्या होता है? कोर होता है। 3500 किलोमीटर तक का क्या होता है? कोर होता है। ठीक है, जिसमें बाह्य कोर और आंतरिक कोर ये दोनों शामिल होते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखना ये तीन पार्ट होते हैं, एक तो भूपर्पटी होता है, दूसरा क्या होता है? मेंटल होता है, तीसरा क्या होता है? कोर होता है। ठीक है ना, तो ये जो धरती की जो है क्या है? ये आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। सबसे ऊपर भूपर्पटी, उसके बाद जो है मेंटल होता है, मेंटल में भी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, उसके बाद कोर होता है, तो कोर में बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ओके, अब अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? तो ये जो आपके जो ये आपके संरचना जो है पृथ्वी की, इसमें जो है क्या होती है कि ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि जो आपका ऊपरी भाग अभी आपको दिखाया गया जो सबसे पतला था भूपर्पटी, ये किससे किससे मिलकर बना होता है? SiAl, सियाल इसको बोलते हैं। सियाल का मतलब Si से आपका सिलिका हो गया, Al से क्या हो गया? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये आपका सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है भूपर्पटी, ये आपका सही है। ठीक है, और आपका मेंटल जो होता है इसमें जो है क्या होता है? इसमें होता है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो SiMs सीमा इसको बोलते हैं। तो ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है मेंटल। इसके बाद कोर होता है, तो कोर आपका NiFe यानी कि निफे बोलते हैं इसको। तो ये आपका निकिल और Fe से होता है फेरस, तो फेरस होता है लोहे को कहते हैं। ठीक है ना, आयरन को कहते हैं। तो याद रखिएगा इन तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेंटल किससे मिलकर बना हुआ है, तो आपको तीनों याद रहने चाहिए। ठीक है, ताकि आप इसको आराम से बता सके। तो आप शार्ट में याद रख दीजिएगा, सियाल, सीमा और नीफे, ये तीनों लाइन्स याद रखिएगा। और भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड ये तो आपको पता होगा, सबसे ऊपर भूपर्पटी, उसके बाद मेंटल, फिर लास्ट में क्रोड। ठीक है ना, तो ये आपके जो है उपयुक्त सभी जो इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी परत जो है किससे मिलके बनी हुई है। ओके, ये हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मेंटल को भूपर्पटी से अलग करने वाली सीमा कौन सी है? तो अभी आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली? आपने पढ़ ली थी क्या क्या?
आपने पढ़ ली कि आपका भूपर्पटी क्या होता है, ठीक है, ये आपका क्रस्ट हो गया। उसके बाद आपका मेंटल होता है, ठीक है, आपका पहले आपका क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है, ये आपका मेंटल होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका क्या होता है, कोर होता है, ठीक है ना। तो कोर होता है तो ये आपका जो है क्या होता है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मेंटल को भूपर्पटी से अलग करने वाली सीमा कौन सी है। तो मेंटल को भूपर्पटी से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको हम बोलते हैं मोहो असांतात्य या फिर मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। तो 3 डिस्कंटिन्यूटी होती है, इन तीनों के बारे में भी आप देख लेंगे और आपका जो है ये वाले पार्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, जो आपका ये मोहो असंतात्य है, ये तो आप सब जानते हैं कि सबसे पहली जो परत थी इसका नाम क्या था, सियाल। ओके, सियाल आप जानते हैं कि कहाँ पे होती है, भूपर्पटी में होती है, ठीक है ना। तो सियाल यानी कि आपका भूपर्पटी हो गया। आपका सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल का मतलब आपने अभी अभी देखा था। सीमा आपका सिलिका और मैग्नीशियम था जो कि आपका मेंटल वाला पार्ट था, ठीक है ना। तो आपके भूपर्पटी को जो मेंटल से अलग करती है ये आपका जो है इस तरह से है, ठीक है। ये आपका भूपर्पटी है, भूपर्पटी, उसके बाद आपका यहाँ पे यहाँ तक आपका मेंटल हो गया। तो भूपर्पटी को जो मेंटल से अलग कर रही है ये आपका क्या है, ये आपका मोहो डिस्कंटिन्यूटी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो गुटेनबर्ग परत है या फिर गुटेनबर्ग असांतात्य बोलते हैं इसको, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ये आपके क्या करती है, ये आपके मेंटल को कोर से अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये आपका जो है क्या था, ये आपका क्रस्ट था छोटा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेंटल था। तो मेंटल को जो है कोर से कौन अलग कर रहा है, तो ये आपका कौन कर रहा है, ये आपका गुटेनबर्ग परत कर रहा है। इसके बाद आपका जो लेहमैन परत है ये क्रोड को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो क्रोड में भी मैंने आपको क्या बताया था, एक था आपका आंतरिक कोर, ठीक है, आंतरिक कोर यहाँ अंदर की ओर, एक आपका बाह्य कोर था। तो आंतरिक कोर को बाह्य कोर से जो है ये आपको कौन अलग कर रहा है, इसको 2 भागों में कौन विभाजित कर रहा है, ये आपका लेहमैन परत कर रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों लाइन से आप याद रखिएगा। सबसे ऊपर आपका मोहो असांतात्य होता है, उसके बाद आपका गुटेनबर्ग परत आती है, तीसरे नंबर पे आपका लेहमैन है, ठीक है। मोहो क्या करती है, ये आपके भूपर्पटी को मेंटल से अलग करती है। गुटेनबर्ग परत जो होती है वो मेंटल को जो है कोर से अलग करती है। और लेहमैन परत क्या करती है, ये कोर को ही, जो लास्ट में ये आपका कोर होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसी को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। तो ये आपका लेहमैन परत हो गई वेस्ट। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य क्रोड की अवस्था है। तो क्रोड में अभी आपको बताया गया, तो क्रोड में जो है आपका कौन कौन सा था, ये आपका यहाँ तक आपका परपटी हो गया, फिर मेंटल हो गया, फिर कोर में आपका 2 था। ये आपका जो है बाह्य कोर है, ये आपका इनर कोर है, ठीक है ना। तो इनर कोर जो है ये आपका, आपसे पूछा क्या है कि बाह्य क्रोड की अवस्था है। तो बाह्य क्रोड की जो अवस्था होती है ये आपकी होती है तरल अवस्था। ओके, तो ये भी आप याद रखना, जो बाह्य क्रोड होता है वो तरल होता है, जो आंतरिक क्रोड होता है ये क्या होता है, ये आपका ठोस होता है, ठीक है ना, ये आपका सॉलिड है, ठीक। तो ये आपकी सॉलिड अवस्था होती है अंदर, और जो बाह्य क्रोड होता है वो आपकी कौन सी अवस्था में होता है, वो आपके तरल अवस्था में होता है। ओके, तो बाह्य क्रोड हमेशा तरल अवस्था में और आंतरिक क्रोड किस में होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। और आपको क्रोड जो है किससे बना होता है, तो क्रोड आपका नीफे यानी कि निकिल और फेरस यानी कि आयरन से मिलकर बना होता है। ओके, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बाहर आने वाले लावा का स्रोत है। लावा का स्रोत का क्या मतलब है कि मतलब लावा कहाँ से जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया में कहाँ से बाहर आता है, भूपर्पटी से आता है बाहर, या फिर दुर्बलता मंडल से बाहर आता है, मतलब ये किस जगह पे स्टोर रहता है जहाँ से वो बाहर निकल के आता है, ठीक है ना, या फिर बाह्य क्रोड से या फिर आंतरिक क्रोड से। तो जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो आपका लावा जो बाहर निकलता है, तो अभी आप एक बात और जानिए कि अंदर जब ये रहता है तो इसको बोलते हैं क्या, अंदर इसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जब तक ये धरती के अंदर रहता है तब तक इसको मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद बाहर निकल जाता है तब इसको बोलते हैं लावा, ठीक। तो ये मैग्मा रहता कहाँ पे है, तो ये रहता है आपके दुर्बलता मंडल में। दुर्बलता मंडल आपको क्या बताया गया था अभी स्टार्टिंग में, दुर्बलता मंडल बताया गया था कि जो मेंटल का जो ऊपरी मेंटल होता है उसको बोलते हैं आप दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो उसी जगह पे जो है लावा का स्रोत यानी कि जो आपका मैग्मा रहता है वहीं पे रहता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा जो है धरातल पर बाहर आता है उसका स्रोत क्या है, तो दुर्बलता मंडल ही है, ठीक है। तो दुर्बलता मंडल से वो बाहर आता है। ओके, अगला देखिए, अगला है आपका कि कायांतरिक सेलों के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे गलत बताना है, वो भी कायांतरित सेलों से संबंध में, ठीक है। कायांतरित सेलों के बारे में आप जानते होंगे कि आग्नेय और अवसादी सेल जो है ये उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, आपको गलत वाला बताना है। ओके, कायांतरित सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं, या फिर कायांतरित सेल जो है उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल करके द्रवित मैग्मा बनाते हैं, या फिर संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो संगमरमर तो एक कायांतरित सेल है, ये भी सही है।
इसके अलावा कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल करके द्रवित मैग्मा बनाते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये वाला जो है आपका गलत है। तो जो आपको गलत है वही आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो ये वाला आपका गलत है कि कायांतरित सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जी नहीं, कायांतरित सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? जीवाश्म आपके अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। ओके, अवसादी सेलें आपकी परतदार सेलें होती हैं, उसी में आपकी जो है क्या पाई जाती हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक, तो कायांतरित सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? केवल अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। परतदार सेलें होती, तो परतदार सेलें तो अभी अभी जस्ट आपको बताया कि परतदार सेलें कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी अवसादी सेलें, और इसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, जिससे हम खनिज ईंधन जो है प्राप्त करते हैं अवसादी सेलों से। जो आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय का जो पर्वत है, ठीक, वो आपका किसका उदाहरण है? वो आपके अवसादी सेलों का उदाहरण है। ठीक है, अवसादी सेलों का उदाहरण कौन है? तो वो आपका हिमालय पर्वत जो है ये अवसादी सेलों का उदाहरण है, ये भी आप याद रखना। ओके, अवसादी सेल परतदार चट्टानें होती हैं। अवसादी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं, याद रखना कि अवसादी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और जो ये बलुआ पत्थर, सैल, चूने का पत्थर और कोयला और खड़िया, ये सब क्या है? ये आपके परतदार चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है कि, और किससे संबंध में? आग्नेय चट्टानों के संबंध में। तो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो लावा के ठंडे और ठोस होने से हुआ है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान अभी जो है आपको बताया गया कि लावा निकलती है, तो वो जब बाहर आती है तो वो जमा हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जब ठंडी हो जाती है तो उसी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जी हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन आपको कौन सा बताना है? आपको गलत वाला बताना है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो अभी आपको बताया गया था जीवाश्म तो केवल किस में पाए जाते हैं? अवसादी में। तो हाँ, ये भी सही है कि आग्नेय चट्टानों में तो नहीं पाए जाते जीवाश्म। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, तो आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, ये भी सही है, क्योंकि परतें कहाँ पाई जाती हैं? परतें भी आपकी परतदार चट्टान कौन सी बताई गई? अभी आपको अवसादी बताई गई, ठीक है, तो आग्नेय में तो नहीं पाई जाती, ये भी सही है। लेकिन अब आपका अगला है कि आग्नेय चट्टानें रवेदार नहीं होती, तो ये आपका गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो यही आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है आग्नेय चट्टानों के संबंधित में। तो ये वाला आपका जो है आंसर सही आंसर हो गया कि, लेकिन अब आपको जानना है कि आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दिया लिखा है कि आग्नेय चट्टानें रवेदार नहीं होती, तो आपका ये गलत हो गया। देखिए इसमें जो है क्या है कि आग्नेय चट्टानें जो हैं ये रवेदार होती हैं। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं कौन सी? आग्नेय चट्टानें, और ये रवेदार होती हैं। और इनके उदाहरण क्या क्या हैं? तो ये आपके ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो, डायोराइट, ये सब जो है क्या है? आग्नेय सेलों के प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण भी याद रखिएगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा अवसादी चट्टान है, कौन सा जो है आग्नेय चट्टान है, इस तरह से ऑप्शन देख के आपसे पूछ लेता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि निम्न पृथ्वी का औसत घनत्व आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है ये आपको बताना है। ये आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। 4.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब या फिर 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, 6.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब या फिर 10.5। तो इसका जो सही आंसर हो ये आपका 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है पृथ्वी का औसत घनत्व। ओके, और इससे अलावा आपसे पूछ ली जाती है पृथ्वी की त्रिज्या। तो त्रिज्या आप याद रखना कि 6371 किलोमीटर, ठीक है, 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर आपसे व्यास पूछा जाएगा तो इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो आपका व्यास आ जाएगी। ओके, तो पृथ्वी के सतह से केंद्र की दूरी आपसे पूछ ली जाए, ठीक, ऊपर से केंद्र यानी कि आपका ये पृथ्वी है, यहाँ से सतह से लेके केंद्र की दूरी या फिर यही आपकी त्रिज्या होती है, आप सब जानते हो। तो ये आपके 6371 किलोमीटर होती है, और इसका औसत घनत्व तो 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण के पठार का जो अधिकांश भाग है वो किन चट्टानों से निर्मित है? आग्नेय है, अवसादी चट्टानों से, या फिर रूपांतरित, या फिर ये समतल मैदान है, ठीक है। तो जो दक्षिण भारत का जो पठारी भाग है वो आपके अधिकतर किससे निर्मित है? तो ये आपके आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो भारत के जो दक्षिण का पठार है वो अधिकतर आग्नेय सेलों से निर्मित है। ओके, अगला देखते हैं कि इसमें जो है नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानें। तो नदी घाटी क्षेत्रों में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो परतदार चट्टानें कौन सी होती हैं? वो सब आपके कोयला होता है, ये आपकी परतदार चट्टानों में आता है, ठीक है ना। तो ये सब आपके नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इसमें कौन सी चट्टानें होंगी? तो ये होंगी आपकी अवसादी चट्टानें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है कि नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानें हैं वो आपकी हैं कौन सी? अवसादी चट्टानें जो है नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों में हम ईंधन खनिज, कोयला, खनिज तेल, इन सब की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हिमालय को याद रखिएगा। हिमालय किस तरह के चट्टान का उदाहरण है? तो हिमालय जो है ये आपके परतदार चट्टान या फिर अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। और दक्षिण का पठार किस तरह का है? तो वो आपका आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण सही है? ये आपको बताना है कि कौन सा रूपांतरण सही है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है रूपांतरित होकर, जी हाँ ये तो सही है। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, ये भी सही है। बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है रूपांतरित होकर, ये भी सही है। कोयला से आपका ग्रेफाइट और हीरा जो है ये प्राप्त होता है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये आपके सभी रूपांतरित होती हैं। जो चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? तो रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो इसमें जो सही आंसर होगा ये आपका उपर्युक्त सभी है, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट से नीस बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट और आपका कोयला से आपका ग्रेफाइट और हीरा की प्राप्ति होती है। ओके, तो उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, निम्नलिखित में से आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत जो है पृथ्वी की वो मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सियाल, सीमा और नीफे अभी आपको बताया गया था। तो सबसे आंतरिक परत पूछा जा रहा है, यानी कि क्रोड के बारे में पूछा जा रहा है, कोर के बारे में। तो सबसे लास्ट में कौन सा था? आपका नीफे था, ठीक है, नीफे था। तो नीफे का मतलब हो गया आपका निकिल और फेरस, यानी कि निकिल और आयरन। तो निकिल और आयरन कहाँ पे है? तो आपका ये आपका निकिल और लोहा, ठीक है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है सही हो गया कि पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत बनी है वो आपके निकिल और लोहे से। सबसे ऊपरी परत आपका कौन सा था? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से। बीच वाली परत जो थी मेंटल वो किससे बनी थी? सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा से, ठीक है। लास्ट में आपका कौन सा था? निफे था। ओके, तो ये आपका निकिल और फेरस यानी फिर लोहे से बनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कल वाले एक क्वेश्चन में आपने देखा था कि जब पृथ्वी के सतह से आप ऊपर जाते हो तो आपके घनत्व, तापमान और दाब में क्या होती थी? तो आपके घनत्व, तापमान और दाब जो है ऊपर जाने पे कम हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के सतह से, ऊपरी सतह से केंद्र की ओर, यानी कि पृथ्वी का जो सतह है यहाँ से आप अंदर की ओर, केंद्र की ओर आओगे तब जो है घनत्व, तापमान और दाब पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। जब पृथ्वी की सतह से आप ऊपर की ओर जाते हो, ठीक है, तो आपका सब घटता था, ठीक है। लेकिन जब आप जो है पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर, अंदर की ओर आओगे तो जो है इसमें क्या अंतर पड़ेगा? तो आप याद रखना कि ये सब के सब जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो घनत्व, तापमान और दाब ये तीनों जो पृथ्वी के केंद्र की ओर आप जाओगे, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आप जाओगे तो ये घनत्व, तापमान और दाब तीनों बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर ताप, दाब और घनत्व तो बढ़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखना कि अगर आयतन पूछी जाएगी तो आयतन जो है इसमें कमी आएगी, ठीक है ना। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर तापमान, घनत्व और दाब बढ़ता है, लेकिन जो है आयतन में कमी आती है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या करेंगे कि वीडियो सबसे पहले आप लाइक कर देंगे अगर आपने लाइक ना किया हो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। और वीडियो आप क्या करेंगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही ये चैनल आपका ग्रो हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, सब चीज़ें अच्छी लग रही हो, तो आप जो है थोड़ी सी मेरी भी मदद करिए, आप जो है इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आप जो है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे मुझको फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम सहपाठी को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।